हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन को हमने देखा था। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी था सिलेबस मैंने आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशन का मैंने बताया। हालांकि गॉस लॉ की अप्लीकेबिलिटी और भी बहुत जगहों पे है जिसको हम लोग जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आईआईटी में और नीट में जो आ सकता है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे गॉस लॉ से दो बातें निकल के आई। गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है E.ds है ना, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो हम लिखते हैं स्टेटमेंट E.da या ds, कुछ भी बोलो, क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। ये दोनों चीजें हैं क्या बेसिकली? तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहे E.da का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड इंटीग्रल, ये सिंबल किस चीज का है? तो क्लोज्ड फिगर के लिए। हमने बात भी की थी कि गॉस लॉ केवल क्लोज्ड फिगर के लिए ही वैलिड है। ये दोनों है क्या? तो ये चाहे ये फ्लक्स है ना, उस गॉसियन सरफेस के थ्रू से फ्लक्स है। फ्लक्स क्या था? तो फ्लक्स की डिफिनीशन की भी जब हमने बात की थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन थी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग सम एरिया, उस एरिया के थ्रू से फ्लक्स देता है। मतलब किसी चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या टर्मिनेट करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इमेनेट करती हैं, है ना, डाइवर्ज करती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे आके मिलती हैं, टर्मिनेट करती हैं या कन्वर्ज करती हैं, एक ही बात है अगर पॉइंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो उस दौरान जब चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं या आती हैं, उस दौरान किसी सरफेस को वो कट कर रही हो, अगर वो कट कर रही होंगी तो फ्लक्स आ सकता है किसी एरिया के थ्रू से। जैसे किसी सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके निकल रही हैं तो उस एरिया के थ्रू से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा, अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को, किसी क्लोज सरफेस को, है ना, दो बार कट करे, क्या करे? दो बार कट करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, क्योंकि जितनी इनकमिंग फ्लक्स होगी उतनी ही आउटगोइंग फ्लक्स भी हो जाएगी। इस बात को समझने का दो तरीका है। इस बात पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मान लो मैं एक सरफेस ले लेता हूं क्लोज्ड, है ना, इस क्लोज सरफेस के अंदर मैं एक चार्ज रख देता हूं। क्यों? जरूरी नहीं है कि ये सेंटर पे हो, सेंटर के आसपास भी मैं रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे मैं एक प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं और मेरे से कोई कहता है फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये सरफेस एस नाम दे देता हूं, और मेरे से कोई कहता है फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज व्हाट, है ना। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, अब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के दो फॉर्मूला, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के दो फॉर्मूला, एक या तो ये, नहीं तो ये यहां नहीं लिखेंगे हम लोग, यही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्यू दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, फील्ड का कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, है ना। तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस में, ये जो एस सरफेस है जो मैंने बनाया है आपके सामने, उसके अंदर इनक्लोज चार्ज क्या है? तो प्लस क्यू है, तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर, दिस इज द आंसर। फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पता है फ्लक्स क्यों कंट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि देखो जरा समझते हैं, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करता हूं मैं, अगर, तो जरा गौर कीजिएगा, लाइंस तो बहुत निकल रही होंगी, इनसे लाइंस तो बहुत निकल रही होंगी। जैसे 1 कूलम चार्ज से कितनी लाइन निकलती है? अगर एसआई यूनिट के मुताबिक बात किया जाए तो 1 कूलम चार्ज से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइंस निकलती है। तो यहाँ फील्ड लाइंस को काउंट करने की बात नहीं हो रही है, हमें इतना पता है कि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। चलिए, निकलने के बाद जरा चेक करो कि इस सरफेस को कितनी बार कट कर रही है कोई एक पर्टिकुलर फील्ड लाइन। तो जैसे मैं 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन निकाला, आप 50 निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी भी फील्ड लाइन को देखना, वो एक ही दफा, ओनली वन टाइम आपके सरफेस को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है ना। सरफेस को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करके बाहर की तरफ निकलना है। और बाहर की तरफ निकलने का मतलब, जैसे ये जो फ्लक्स आया है ये पॉजिटिव भी आया है। पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव था, तो प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का एक और जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को कि मान लो कहीं भी जाके आप एरिया लेते तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर होता? तो आउटवर्ड नॉर्मल की ही तरफ होता, क्योंकि क्लोज सरफेस के किसी भी पार्ट का एरिया का डायरेक्शन हम आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, और फील्ड भी आउटवर्ड ही है।
तो फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई डॉट डी ए पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी लॉजिक ठीक है। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आती, नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज करती, तब फ्लक्स नेगेटिव हो जाता, क्योंकि क्यू इनक्लोज नेगेटिव हो जाता है ना। इनक्लोज चार्ज का साइन बताएगा ना कि फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो अगर ये माइनस क्यू होता तो यहाँ माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाता। माइनस क्यू को जस्टिफाई भी कर सकते थे, कैसे, तो फील्ड लाइंस, फील्ड तो अंदर की तरफ होती रेडियली इनवर्ड, लेकिन एरिया अभी भी बाहर, क्योंकि क्लोज सरफेस का एरिया आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, तो एरिया और फील्ड में 180 डिग्री का एंगल हो जाता, फ्लक्स नेगेटिव हो जाता। यानी फ्लक्स नेगेटिव को जस्टिफाई करने का तरीका साइन, चार्ज के साइन से भी देख सकते हैं, या फील्ड के डायरेक्शन और आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव के लॉजिक से भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो एक और फिगर मैं बनाता हूं, जरा समझना, एक और फिगर बना दिया मैंने, फिर से एक क्लोज सरफेस बना दिया। ये देखने में स्फीयर की तरह है, लेकिन ये क्लोज सरफेस में बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। क्लोज का मतलब जैसे मैं क्यूब भी ले सकता हूँ, है ना, मैं सिलेंडर भी ले सकता हूँ, नो इश्यू। मान लो मैं क्लोज सरफेस लेता हूँ और इस बार उस चार्ज को बाहर रख देता हूँ, प्लस को। मैं पूछूं कि इस सरफेस के थ्रू से फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी, आप क्या बोलोगे, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। पता है क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि सर इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। फ्लक्स तो होता है तब जब किसी क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स तब होता है जब उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो, तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, सो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट इज 0। आप कहोगे कि सर चार्ज तो बाहर है, तो जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से कि क्यों फ्लक्स नहीं हुआ। यहाँ सेकंड केस में फ्लक्स नहीं होने का वजह थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो क्यों नहीं हुआ, जरा देखिए। अब इस प्लस क्यू चार्ज से बात करो तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी। तो निकल रही होंगी, ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली। अब निकली यहाँ से हमारे क्लोज सरफेस में एंट्री की, और वही फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, फिर एग्जिट भी कर जाएगी यहाँ, यानी यहाँ एंट्री की, यहाँ एग्जिट कर गई। उसी तरीके से एक और फील्ड लाइन देखो, यहाँ एंट्री करेगी, वही फील्ड लाइन एग्जिट भी कर जाएगी। एक लाइन ऐसे देखो, एंट्री यहाँ की, वही फील्ड लाइन एग्जिट भी कर जाएगी। एक और एंट्री की, एग्जिट भी कर जाएगी। एक और एंट्री करेगी, एग्जिट भी कर जाएगी। एक फील्ड बिल्कुल टैंजेंशियली निकल जाएगी, यानी कट की ही नहीं, एक फील्ड और टैंजेंशियली निकल जाएगी। मतलब आप यहाँ से देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न से कि जो लाइन एक बार एंट्री कर रही है वही लाइन एग्जिट भी कर जा रही है। यानी उसी लाइन का, जैसे मैं यहाँ देखूं तो इसी लाइन की वजह से यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर लाइन की बात करो तो यहाँ का एरिया का डायरेक्शन कहीं बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, फील्ड की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आप निकालते, अगर पॉसिबल होता तो निकालते, फ्लक्स क्या हो जाता, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ की एरिया का डायरेक्शन किधर होता, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, इधर की तरफ होता, पॉजिटिव से अवे, ये एंगल थोड़ा 90 से ज्यादा नेगेटिव। मतलब जो फील्ड एंट्री कर रही है, अगर वही फील्ड, सेम फील्ड लाइन एग्जिट भी कर जा रही है, देन देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। और यही कारण 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि अगर चार्ज बाहर है, किसी क्लोज सरफेस के चार्ज बाहर है अगर, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो फील्ड लाइन 2 दफा क्रॉस करेंगी क्लोज सरफेस को, एक दफा एंट्री करते समय, एक दफा एग्जिट करते समय। तो हम कह सकते हैं कि जितनी लाइनें एंट्री की उतनी ही लाइनें एग्जिट की, यानी जितना इनकमिंग फ्लक्स उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स, है ना। तो आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। मान लो इनकमिंग फ्लक्स है ए, तो आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा माइनस ए, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा ए प्लस माइनस ए। या आउटगोइंग फ्लक्स है ए, तो इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा माइनस ए, सो नेट फ्लक्स हो जाएगा ए प्लस माइनस ए। जिस भी लॉजिक से समझना है हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए, फिर इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं जो सिमेट्रिसिटी से सॉल्व होते हैं। जैसे मान लो एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, वी हैव ए हेमिस्फीयर लाइक दिस। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर क्लोज सरफेस नहीं होता है, ध्यान रखना। केवल हेमिस्फीयर बोले ना तो वो क्लोज नहीं होता है, पता है, क्योंकि क्लोज तो वो तब होता जब इसका ये जो बेस है ना, इसके बेस को मैं ढक्कन से, है ना, बंद कर दूं। एक बेस को मैं किसी मटेरियल से भर दूं तो ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ओपन रखे हुआ हूं, यानी माउथ को, इस माउथ कर दो चाहे बेस कर दो, हेमिस्फीयर का इसे बेस कहो चाहे माउथ कहो। मान लो हेमिस्फीयर के बेस पे एक प्लस क्यू चार्ज में रख दूं माउथ पे, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, क्लियर है।
तो फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, जरा समझिए। अब यहां से मैं जरा चेक करूं कि क्या हेमिस्फीयर के थ्रू से फ्लक्स सच में होगा, मतलब जीरो तो कहीं नहीं आ रहा है आंसर, तो जरा चेक करते हैं। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालूं तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस को केवल एक दफा कट कर रही है। आप देख सकते हो केवल यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ एक ही बार कट कर रही है, यानी फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा। दो बार करती तो नहीं होता, जैसे यहाँ पे दो बार कर रही थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक बार कर रही थी तो यहाँ हुआ, यहाँ दो बार कर रही थी तो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ एक बार कर रही है यानी यहाँ भी होगा। ठीक, अब कितना होगा, जरा मेरे से कोई पूछे कि कितना होगा हेमिस्फीयर के थ्रू से फ्लक्स, तो यहाँ पे अब हम सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे और हम Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स जानते हैं। हमारे पास है ना सिमेट्रिसिटी है एक टूल, और दूसरा टूल है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से है ना Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स। बस ये दो टूल और से हम सवाल का जवाब देंगे। तो देखिए जरा गौर कीजिएगा, अगर ऐसा ही हेमिस्फीयर मैं नीचे ले लेता, बिल्कुल बिल्कुल सेम हेमिस्फीयर से मैं नीचे भर देता, इस पूरे फिगर को कंप्लीट कर देता, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि स्फीयर मिल जाता और उस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पे ये चार्ज होता। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूं, अब तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सेंटर पे जो चार्ज है, मतलब नीचे हेमिस्फीयर को ला के रख देने से एक दूसरा आइडेंटिकल हेमिस्फीयर मैंने ला के रख दिया, तो ये जो चार्ज है ये हमारे स्फीयर के सेंटर पे आ गया, जो स्फीयर बनता हुआ दिख रहा है। अब इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी अपर हेमिस्फीयर को कट कर रही होंगी, उतनी ही फील्ड लाइंस लोअर हेमिस्फीयर को भी क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी। लोअर हेमिस्फीयर को भी क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी। मतलब इस चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स ऊपर वाले हेमिस्फीयर के थ्रू से होगा, उतना ही फ्लक्स नीचे वाले हेमिस्फीयर के भी थ्रू से होगा। मान लो ऊपर वाले हेमिस्फीयर के थ्रू से फाई होगा, तो नीचे वाले भी हेमिस्फीयर के थ्रू से क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और टोटल फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू से कितना होगा, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, हम जानते हैं, यानी फाई प्लस फाई, दैट इज फाई प्लस फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 2 फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, which implies phi is equal to Q enclosed by twice of epsilon, हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो सिमेट्रिसिटी से हम लोगों ने निकाल लिया कि अगर किसी भी हेमिस्फीयर के बेस के सेंटर पे अगर प्लस Q चार्ज रखा हुआ हो, तो उस हेमिस्फीयर के थ्रू से कितना फ्लक्स हो जाएगा, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज Q by एप्सिलॉन नॉट अगर मैं ऐसा ही हेमिस्फीयर इन्वर्ट करके नीचे रख दूं, तो पूरे स्फीयर के थ्रू से क्या हो जाता है, Q by एप्सिलॉन नॉट, तो उसका आधा हो जाएगा उसके थ्रू से। आधा क्यों बोल रहे हैं, सिमेट्रिसिटी से। चार्ज का ओरिएंटेशन ऐसा है कि हम सिमेट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन यही चार्ज थोड़ा सा राइट या लेफ्ट में होता तब ऐसा नहीं कर सकते थे। हाँ, ये चार्ज अगर प्लस Q यहां ना हो करके आप यहां ले लो, फिर Q by 2 एप्सिलॉन नॉट बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक हेमिस्फीयर नीचे लाके इन्वर्ट कर देते हो, तो पूरे स्फीयर के थ्रू से Q by एप्सिलॉन नॉट होगा, ये एकदम सही है। लेकिन पूरे स्फीयर के थ्रू से Q by एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही है, लेकिन किसी हेमिस्फीयर के थ्रू से अब Q by 2 एप्सिलॉन नॉट बोलना गलत हो जाएगा। कारण क्योंकि चार्ज बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। हालांकि बहुत सारे केसेस में और भी सिचुएशन में सिमेट्रिसिटी लगाई जा सकती है, ठीक है ना। जैसे यही चार्ज थोड़ा सा ऊपर चाहे नीचे हो जाए, तो पूरे स्फीयर के थ्रू से तो Q by एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के थ्रू से फ्लक्स के लिए Q इनक्लोज्ड होना चाहिए, वो अंदर में कहीं भी रहे। जैसे ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर में Q यहां रहे तब, चाहे यहां रहे तब, चाहे यहां रहे तब, हर केस में स्फीयर के थ्रू से फ्लक्स Q by एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। हाँ, स्फीयर के सेंटर पे अगर है तो किसी एक स्फीयर के किसी पार्ट से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं आसानी से, सिर्फ सिमेट्रिसिटी का यूज करके। सिमेट्रिसिटी का, जैसे स्फीयर के सेंटर पे आपसे कोई पूछ दे कि स्फीयर के सेंटर पे Q चार्ज है ना, और क्वार्टर स्फीयर के थ्रू से फ्लक्स कितना होगा, तो क्वार्टर स्फीयर का मतलब स्फीयर का 1/4 भाग, 1/4, यानी हेमिस्फीयर का भी आधा पार्ट। तो हेमिस्फीयर से कितना हुआ था, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी आधा यानी Q by 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q by 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सिमेट्रिसिटी लगाने के लिए हम लोग सिचुएशन को भी देखेंगे। तो हेमिस्फीयर वाला सिचुएशन हम लोगों ने देखा, ये एक हेमिस्फीयर है, उसके बेस या माउथ कहो, माउथ के सेंटर पे Q चार्ज है, फ्लक्स कितना इसके थ्रू से आ गया था, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट।
उसी तरीके से और भी सिचुएशन हो सकते हैं सिमिलर, जैसे मान लीजिए एक कोण है हमारे पास, है ना, कोण के बेस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, कोण के बेस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है और आपसे पूछा जाए कि कोण के थ्रू से कितना फ्लक्स होगा, तो यहां भी आंसर क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं बिल्कुल एक इन्वर्टेड कोण ले सकता हूं, सिमेट्रिकल कोण से इसको कंप्लीट कर सकता हूं। अगर मैं एक सेम टाइप का सेम साइज का कोण नीचे की तरफ ले लूं, तो अब हमारा चार्ज इस पूरे ओरिजिनल फिगर के बिल्कुल बीचों बीच आ गया। अब और वो चार्ज कहां आ गया, तो पूरे के सेंटर पे, पूरे क्लोज्ड फिगर के सेंटर पे। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इस चार्ज के कारण पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, और आधा फ्लक्स फाई अगर इसके थ्रू से होगा तो आधा फ्लक्स फाई इसके थ्रू से होगा। तो यहां भी मैं बोल सकता हूं फाई प्लस फाई इज इक्वल टू 2 फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, दूसरी बात, एक चीज और, मान लीजिए एक क्यूब है हमारा, दिस इज ए क्यूब, क्यूब के किसी फेस के भी सेंटर पे अगर क्यू चार्ज आ जाए, फेस के सेंटर पे, क्यूब के किसी फेस के सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रहे और हमसे कोई पूछे कि इस क्यूब के थ्रू से कितना फ्लक्स होगा, तो अगेन द आंसर इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। पूछो क्यों, क्योंकि ऐसा ही एक क्यूब मैं ऊपर ले सकता हूं, ऐसा ही एक क्यूब मैं ऊपर ले सकता हूं। अगर ऐसा ही मैं एक क्यूब ऊपर ले लेता हूं तो ये चार्ज बिल्कुल इस क्यूबॉइड के बीच में आ जाएगा, क्योंकि क्यूब के ऊपर क्यूब रखोगे तो क्यूबॉइड ही बनेगा, है ना, क्योंकि हाइट ज्यादा हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ तो चलो सेम है लेकिन हाइट ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। अब इस क्यूबॉइड के सेंटर पे हमारा चार्ज है। अब मैं कह सकता हूं सिमेट्रिसिटी से कि इस चार्ज के थ्रू से, इस चार्ज की वजह से ऊपर वाले क्यूब में उतना ही फ्लक्स होगा जितना नीचे वाले क्यूब में होगा। कारण क्योंकि चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर वाले क्यूब को उतना ही क्रॉस करेंगी जिस तरीके से नीचे वाले क्यूब को क्रॉस करेंगी। तो मैं फिर से यहां बोल सकता हूं ऊपर वाले क्यूब के थ्रू से फ्लक्स फाई, नीचे वाले क्यूब के थ्रू से फ्लक्स फाई, तो 2 फाई इज इक्वल टू अगेन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरीके से यही आंसर वहां भी आ जाएगा। मान लीजिए एक सिलेंडर है हमारे पास और सिलेंडर के किसी फेस पे, फेस के सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो सिलेंडर के थ्रू से कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो यहां भी वही आंसर होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। पूछो क्यों, क्योंकि एक सिलेंडर में नीचे ले लेता अगर सिमिलर सिलेंडर, तो ये हमारा जो चार्ज होता ये इस पूरे क्लोज फिगर के बिल्कुल बीचों बीच हो जाता, है ना, और पूरे क्लोज फिगर के बिल्कुल बीचों बीच होने की वजह से सिमिलर लॉजिक यहां भी लग जाता। मतलब चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी अपर सिलेंडर को क्रॉस करके निकलती उतनी ही लोअर सिलेंडर को भी क्रॉस करके निकलती। इसलिए यहां भी अगर मैं अपर सिलेंडर के थ्रू से फ्लक्स फाई, लोअर सिलेंडर के थ्रू से फ्लक्स फाई, तो मैं बोलता फाई प्लस फाई इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां भी बोल सकता था मैं, और फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ध्यान रखेंगे कभी कभी चार्ज दे करके, है ना, हमसे पूछा जा सकता है कि फ्लक्स कितना होगा, तो वहां सिमेट्रिसिटी की अगर गुंजाइश है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिमेट्रिसिटी टू बी अप्लाइड देन गो फॉर सिमेट्रिसिटी। लेकिन सिमेट्रिसिटी लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, सिचुएशन को प्रॉपर रीड करेंगे तब सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से क्लियर होगा। मान लीजिए एक हेमिस्फीयर है और इसका माउथ क्लोज्ड है। इसका माउथ क्या है,
क्लोज्ड है, माउथ इसका क्लोज्ड है। अगर इसके नीचे, इसके सेंटर के जस्ट नीचे एक क्यू चार्ज है, ध्यान रखेंगे अब ये हेमिस्फीयर क्लोज सरफेस हो गया है, क्योंकि माउथ को मैंने क्लोज कर दिया है, बेस को मैंने क्लोज कर दिया है, ऊपर से तो क्लोज होगा ही, बेस भी क्लोज हो गया, यानी दिस इज ओवरऑल ए क्लोज फिगर। और चार्ज हमारा सेंटर के नीचे है, मतलब हेमिस्फीयर के बाहर चला गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स हो जाएगा, अगर कोई पूछता है इस सिचुएशन में इस सरफेस के थ्रू से फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस हो जाएगा जीरो। पता है क्यों जीरो होगा? दो लॉजिक, एक तो क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, चार्ज तो चूंकि अब ये क्लोज सरफेस है, हमारा हेमिस्फीयर इज ए क्लोज सरफेस ना, तो ये चार्ज तो क्लोज सरफेस के बाहर चला गया, इसलिए फ्लक्स विल बी जीरो। दूसरा लॉजिक, एक और तरीका है समझने का, मैं इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता हूं, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो बार कट किया तो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। तो देख लीजिए, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूंगा तो एक बार एंट्री करेगा, वही फील्ड लाइन बाहर भी निकल जाएगा, एक बार एंट्री करेगा यहाँ पे बाहर भी निकल जाएगा, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, एक मान लो ऐसे यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट कर गया, यानी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार एंट्री कर रही है क्लोज सरफेस में और वही फील्ड लाइंस एग्जिट भी कर जा रही हैं, इसलिए इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों का सम जीरो हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट सेम है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे मान लो ये एक ए साइड का, दिस इज ए क्यूब ऑफ, दिस इज ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्क्वायर प्लेट एट ए डिस्टेंस a/2, मतलब a/2 डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट? स्क्वायर प्लेट के थ्रू से कितना फ्लक्स होगा? ध्यान रखेंगे a/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है क्या, जैसे मैं समझा दूं अगर, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लेट, आप देख सकते हो दिस इज ए स्क्वायर प्लेट, है ना, ये प्लेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और यहाँ पे ये ए साइड का है और सेंटर से बिल्कुल a/2 डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेट? स्क्वायर प्लेट, ठीक है ना, निकालना है, कैसे निकलेगा फ्लक्स? तो देखो यहाँ एक काम कर सकते हैं, फिर से हम जानते हैं ये स्क्वायर प्लेट तो क्लोज फिगर नहीं है ना, वो तो ओपन सरफेस है, स्क्वायर प्लेट है ओपन सरफेस, क्लोज फिगर कैसे बनाएंगे यहाँ? तो क्या एक क्यूब बन सकता है क्या? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। क्या एक ऐसा क्यूब हम बना सकते हैं इस स्क्वायर फेस को लेते हुए जिसमें ये चार्ज भी आ जाए अंदर, है ना, सिमेट्रिसिटी का यूज करना है, तो हमें कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाना होगा जिसमें क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट कुछ नॉन जीरो आ रहा हो, तभी जाकर के हम यूनिटरी मेथड या रेशियो वाला कुछ भी लगा के आंसर ला पाएंगे। तो यूनिटरी सिमेट्रिसिटी को फाइंड करने के लिए आपको एक ऐसा फिगर बनाना ही पड़ेगा जिसमें गिवन चार्ज अंदर आए, क्योंकि गिवन चार्ज अंदर आएगा ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा। पता चला आप ऐसा क्लोज फिगर एज्यूम कर ले रहे हो जिसके बाहर चार्ज है, तो उसके थ्रू से तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या एक ऐसा क्लोज सरफेस सोच सकते हैं जिसका ये स्क्वायर प्लेट जिसके थ्रू से मुझे फ्लक्स निकालना है वो पार्ट हो? तो हाँ सोच सकते हैं, और उस क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज आज भी जाना चाहिए अंदर में। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। पता है कैसे सोच सकते हैं? तो हम लोग सोच सकते हैं ऐसे कि एक प्लेट ऐसा ही इधर ले ले, एक प्लेट ऊपर से ले ले, एक प्लेट इसके साइड से ले ले, तो हम एक प्लेट तो मेरा था ही, बीच में हमारा चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है ना, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार और पांच प्लेट आसपास ले लेंगे तो ये छठा प्लेट मिलकर के क्यूब बन जाएगा जिसके सेंटर पे ये चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू। मतलब चूंकि a/2 डिस्टेंस में है ना, क्यूब का सेंटर, क्यूब का जो सेंटर होता है किसी भी फेस से a/2 डिस्टेंस पे ही तो होगा अगर क्यूब का साइड ये है तो, ठीक है ना। यानी इस स्क्वायर प्लेट की तरह 5 प्लेट्स और ले लूं, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे तो खुद प्लेट है ही, और दाएं बाएं, राइट लेफ्ट अप एंड साइड,
साइड में 2, राइट लेफ्ट 2, ऊपर से एक, तो ये नीचे है ही। तो ये चार्ज कहाँ आ गया, चार्ज पूरे सिस्टम के, पूरे क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो पूरे क्यूब के थ्रू से फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू इनक्लोज कितना है। अब इस क्यूब की बात करो तो इस क्यूब में तो ये चार्ज इनक्लोज आ ही गया ना, सो इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, ओके। अब इस क्यूब के थ्रू से जो फ्लक्स है, अगर मैं इस क्यूब के जितने भी फेसेज हैं, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है, जैसे क्यूब एज्यूम करना है ना, तो आप उस रूम के बारे में एज्यूम करो, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, रूम जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो, वो रूम क्यूबिकल है। सपोज कितने फेसेज हो गए, तो एक फ्लोर, रूफ, 2 4 आमने सामने, और इधर वाले दीवार 2 6, और चार्ज अगर बिल्कुल बीच में हो तो पूरे रूम के थ्रू से फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब मैं पूछूं कि किसी एक फेस के थ्रू से कितना फ्लक्स होगा, तो फिर सिमेट्रिसिटी लग जाएगी। कारण क्योंकि चार्ज क्यूब के सेंटर पे है, इसलिए चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर फेस से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी। हर फेस, 6 फेस है ना, तो हर फेस से इक्वल नंबर, कारण क्योंकि क्यूब के बिल्कुल बीच में चार्ज है, सेंटर पे चार्ज है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस, एक सरफेस क्या हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे 6 सरफेस के थ्रू से ये फ्लक्स है, ये हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सीधे बाई 6 कर देंगे, कारण क्योंकि 6 इक्वल पार्ट में फ्लक्स बढ़ रहा होगा, और टोटल फ्लक्स क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स विल बी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 1-2 क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई करना है ना। 1-2 क्वेश्चंस मैं दे दे रहा हूं, बाकी जूम सेशन में भी हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कीजिएगा घर पे। ये क्यूब है, ए साइड का मान लो है क्यूब, इसके एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज कॉर्नर पे। ध्यान देंगे कहां पे है, तो कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है। फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, ये क्वेश्चन ए। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। फिर से एक क्यूब है, फिर से एक क्यूब ही है, ठीक है ना। इसके ए साइड है इसका, और इसके एक एज यानी साइड के सेंटर पे, साइड के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, बिल्कुल साइड के सेंटर पे, ध्यान देंगे साइड के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है। देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, अगेन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, ये पूरे क्यूब के थ्रू से कितना फ्लक्स होगा। यहां भी फर्स्ट केस में क्या है, तो क्यूब के कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, पूरे क्यूब के थ्रू से कितना फ्लक्स होगा, ये होमवर्क है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं कि एज के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, इसमें भी पूरे क्यूब के थ्रू से कितना फ्लक्स होगा, ठीक है ना। ट्राई कीजिएगा, बाकी जूम सेशन में मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।